अच्छा जी, जो अभी तक हमने किया है इस पार्ट को इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं। ये सैलरी इंडिविजुअल की एक सिंपल सी टैक्स रिटर्न थी जिसको आज हमने देखा है। इसमें बहुत सारी और चीजें भी आ सकती हैं, ठीक है ना। इसमें और बहुत सारे टैक्सेस आ सकते हैं, इसमें कुछ और चीजें भी आ सकती हैं, क्योंकि सैलरी वाले बंदे ने सिंपल सैलरी लेके उसके ऊपर टैक्स तो नहीं देना, उसके बाद उसकी कुछ और चीजें भी होंगी, ठीक है ना। उसने कोई गाड़ी परचेज की होगी, उसके ऊपर भी उसने टैक्स दिया होगा, कोई प्लाट उसने बेचा होगा, कोई खरीदा होगा, उसके ऊपर भी उसने टैक्स दिया होगा, कोई और भी उसकी सोर्स ऑफ इनकम होगा, कहीं से उसकी बिजनेस इनकम होगी, कहीं उसके शेयर्स होंगे, वहां से उसको डिविडेंड आ रहा होगा। तो ये चीजें इस तरह सिंपल नहीं होती प्रैक्टिकली जिस तरह आज हमने एग्जाम्पल की है, ठीक है। थोड़ा सा हम अपना लेवल जब आगे बढ़ाते हैं तो उसमें कुछ और चीजें हम इंक्लूड करके उसकी फिर दोबारा से रिहर्सल करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अभी हमने जो दूसरा पार्ट है, उस दिन मैंने आपको समझाया था कि जो दूसरा पार्ट है वेल्थ स्टेटमेंट, वो बेसिकली आपके बैलेंस शीट का जो फार्मूला है, जो अकाउंटिंग इक्वेशन का फार्मूला है, उस फार्मूले के तहत वो जो है बनाया गया। उसमें ये है कि जो आप इनकम यहां से कमाते हैं, जो आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर डिक्लेयर की है, उसको आगे फर्दर आपने कहाँ पे उसको लगाया है, वो आपके पास किस फॉर्म में मौजूद है, ठीक है ना। तो मसलन अभी यहाँ से आपने जो हमने टैक्स रिटर्न फाइल की है, इसके मुताबिक आपने 21,90,000 रुपया कमाया है। इस 21,90,000 की कुछ डिस्पोजल भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ इसमें से आप कहते हैं कि मैंने 11,90,000 रुपया लगा दिया है लेकिन 10 लाख मेरे पास है, तो 10 लाख कोई ना कोई आपके पास सोर्स होना चाहिए कि मेरे पास कैश में पड़ा है, मेरे पास बैंक में पड़ा है, मैंने किसी दोस्त को उधार दिया हुआ है, मैंने फैमिली मेंबर को उधार दिया हुआ है, तो कोई ना कोई उसका आपके पास सोर्स होना चाहिए। और रिसीट्स और पेमेंट्स आर जो है ना इक्वल, रिसीट्स आर इक्वल टू पेमेंट्स। ये बेसिकली आपकी बैलेंस शीट का भी यही कंसेप्ट होता है, यही अकाउंटिंग इक्वेशन है और यही आपकी वेल्थ स्टेटमेंट, ठीक है। यहां तक समझ गए आप। अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये शीट, ये हम कर रहे थे। शीट नजर आ गई अब। जी सर, नजर आ रही। ओके, अभी ना इसके ना वेल्थ स्टेटमेंट जो है उसकी हम बनाने की कोशिश करते हैं। वेल्थ स्टेटमेंट में सबसे पहले नॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम कितनी है, नॉर्मल इनकम इस केस में कितनी है। सर, 21,90,000। नॉर्मल इनकम जो है वो 20,70,000 है, चार्जेबल टू टैक्स जो है। और आपकी जो एग्जेम्प्ट इनकम है वो कितनी है, 1,20,000। टोटल आपकी 21,90,000। इनकम है, ये आपके एक्सपेंसेस है, और ये जो है ये अच्छा जी, आपका ये आपका 21,90,000, इसमें से हम लेस करते हैं एक्सपेंसेस। सबसे पहले आपने इसमें से अपनी टैक्स लायबिलिटी जो है वो लेस करनी है,
टैक्स लायबिलिटी कितनी है, बता सकते? टैक्स लायबिलिटी कितनी है? 55,500। टैक्स लायबिलिटी आपकी पूरी 1,20,500 है। इसमें से 75,000 पहले आपका डिडक्ट हो गया है और 55,000 आपने और देना है। आपकी टोटल लायबिलिटी जो है वो 30,000, 1,30,500। सही है। सर इसमें कौन सी हमने थी 120 सर, ये और ये सर 55,500, ये दोनों मंच करके लिखनी है। जी जी, नहीं देखे ना, बेसिकली तो आपकी ग्रास इनकम जो है ना वो 21,90,000 है। उसमें से अच्छा, इसमें से 75,000 जो है वो आप पहले पे कर चुके हैं और 55,500 आपने अभी पे करना है। तो टोटल आपकी लायबिलिटी जो है वो 1,30,500 है। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें से आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी पे करनी है। अच्छा, उसके बाद आपने अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो करने हैं। ठीक है, जिन एक्सपेंसेस का तो ब्रेकअप आपके पास मौजूद है वो एक्सपेंसेस आप ब्रेकअप के हिसाब से डालें, वरना अभी जो है मैं वेल स्टेटमेंट में आपको दिखाता हूँ कि आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का एक कॉलम है, उसके अंदर आप सारे डालें। मैं कहता हूँ आपके पास जो है ना वो जो गैस के बिल्स हैं उनका ब्रेकअप मौजूद है और आपके पूरे साल के जो गैस का एक्सपेंस है वो बनता है 15,670 रुपये। ठीक है, 25,670, चले ऐसे ही रहे। अच्छा, उसके बाद जो है आपका जो एजुकेशन का एक्सपेंस है वो बच्चों की सारी स्लिप्स आपके पास मौजूद हैं और वो बनता है 2,10,900 रुपये। ठीक है, आपने ये पे करना है। उसके बाद अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, आपके पास कोई खास ब्रेकअप नहीं है लेकिन आप कहते हैं कि मेरा एवरेज 30,000 रुपया हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे आता है, तो ये 3,60,000 साल का बनता है। आप कह रहे हैं 3,65,700। ठीक है, ये आपने पे करना है। टोटल हाँ, इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। उसके बाद जी मैं कहता हूँ कि आपने ना एक प्लाट परचेज किया है। प्लाट है 5 लाख रुपए का। उसके बाद मैं कहता हूँ कि आपका एक बैंक अकाउंट है जिसमें आपने रखा हुआ है 3,50,000। उसके बाद आपने ना एक कार ली है, महराज है। ठीक है, वो आपने ली है 6 लाख रुपए की। पीछे आपके पास कितनी अमाउंट रह गई है? ये बैलेंस नीचे आ रहा है ना? ये कितना रह गया आपके पास? 7,230 रुपये सर। मैं कहता हूँ ये आपके पास कैश की शक्ल में 7,230 रुपए मौजूद है। तो इस तरह आपके पास जितना 21,90,000 आपने कमाया उस सारे का सारे का डिस्पोजल आपके पास मौजूद है। ठीक है, और ये दोनों साइडें आपकी बराबर है। ठीक है, अभी मैं कहता हूँ ये आपके क्या है, मैं कहता हूँ कि आपकी ये जो रिटर्न हमने ओपन की हुई है ना इसमें ओपनिंग बैलेंस भी है। ओपनिंग बैलेंस है इसमें 23,12,000 रुपए का। तो अगर इन दोनों को हम सम अप करें तो ये 45
राशन, ये आपके टोटल एसेट। अभी इस इंफॉर्मेशन को हमने वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर कैसे पुट करना है, ये चीजें आप नोट कर लें क्योंकि ये साथ नजर नहीं आएगा। तो ये चीजें आप नोट कर लें कि 20,70,000 ये नॉर्मल इनकम है, 1,20,000 जो है एग्जेम्प्ट इनकम है, और आपके जो एक्सपेंस साइड है उसमें 1,30,500 जो है वो आपका टैक्स लाइबिलिटी है। गैस का कितना है? 25,670 रुपए। एजुकेशन का कितना है? 2,10,900। ये सारे आप नोट कर लें अपने पास, मैं तो यहाँ से देख लूंगा, ठीक है। और प्लाट आपने लिया है 5 लाख का, बैंक अकाउंट आपका 3,50,000 का है, 6 लाख की आपकी गाड़ी है, और 7,230 रुपए आपके पास कैश, ठीक है जी। अभी मैं वापस आता हूँ और हम जाते हैं उस रिटर्न वाले पोर्शन में। एक्सक्यूज मी सर। ये सर ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये तो सर हमारा मतलब लास्ट ईयर का होगा, प्रीवियस ईयर का, जी यानी कि हमारे हमारे पास इतना बैलेंस था हमारे अकाउंट में था या जिस भी फॉर्म में था। जी मैं तो सर दिखाता जब हम अपना वेल्थ स्टेटमेंट कैलकुलेट करते हैं मतलब नेक्स्ट ईयर का, तो सर उसमें ये अमाउंट मर्ज नहीं करते हम अपनी, मतलब सिर्फ उस साल की ही हम इनकम बताएंगे, ये प्रीवियस अमाउंट उसमें कैलकुलेट नहीं होगा। हूँ। कैलकुलेट ऑलरेडी होगा, अभी दिखाता हूँ ना। ये आपको स्क्रीन नजर आ रही? जी सर स्क्रीन, नजर आ रहा है। ये वही रिटर्न है, ये यहाँ ड्राफ्ट में पड़ी हुई है, और यही उसकी कैलकुलेशन सारी यहाँ पे मौजूद है। इसको थोड़ा सा क्लोज करते हैं, ये वेल्थ स्टेटमेंट का पार्ट है। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे पड़ी है। ये नेट एसेट प्रीवियस ईयर कितने मैंने आपको बताए हैं? 23,12,000 रुपए ये मौजूद है। और ये किस फॉर्म में मौजूद है? ये आपके पास कैश नॉन बिजनेस 23,12,000 की फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। तो अभी ये 23,12,000 जब उस एक्सेल की शीट में हमने ऐड किए तो हमारे पास टोटल कितना आया था? 45,02,000, ठीक है। अभी हम इसको पुट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या सूरत है। अच्छा जी, अब वापस आते हैं। स्क्रीन नजर आ रही? स्क्रीन नजर आ रही? जी सर नजर आ रही है। ओके, सबसे पहले हमने इसके अंदर अपनी इनकम जो है उसकी इनपुट करनी है। ये है इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। ये कितनी थी? नॉर्मल टैक्स किस पे कैलकुलेट हुआ है? 20,70,000 में। वो हमने उसकी एंट्री यहाँ पे करके कैलकुलेट का बटन दबा दिया। उसके बाद है इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। वो कितना था? 1,30,000 की। 20,000। उसकी एंट्री आपने यहाँ पे कैलकुलेट दबा देना है। तो ये आपका टोटल जो इनफ्लो है ये आपको 21,90,000 नजर आ गया। जी सर। अगर अभी हम नीचे आए तो ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आपको नजर आ रही है, इसमें 21,90,000 है। वो कह रहा है कि 21,90,000 जो है आपने उसके इनफ्लो तो डाल दिया है लेकिन उसका आउटफ्लो अभी तक आपने नहीं डाला, इसलिए ये अनरिकनसाइल्ड है। जब तक ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है ये जीरो नहीं हो जाती आपकी रिटर्न फाइल नहीं हो सकती। अगर इसमें 1 रुपए का भी फर्क हो तो रिटर्न फाइल नहीं हो। अभी इसमें वन बाय वन जो एक्सेल शीट में हमने एंट्रियां की हैं वो हम करते हैं। कहता है रेंट। रेंट हम कोई नहीं किया। रेट्स टैक्सेस एंड चार्जेस सेस। कितना टैक्स है जी? हमने जो एक्सेल शीट में मैंने आपको कहा आप नोट करें कितना है। 1,30,500, इतना ही है। जी सर नहीं। चलो, उसके बाद दूसरी क्या चीज थी? मैंने कहा था गैस। गैस के एक्सपेंसेस कितने हैं?
सर 25,670। बिल्कुल सही हो गया, 25,670। उसके बाद जो है एजुकेशन के एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं? सर वो 2,10,900। 900 रुपए, उसकी आप यहाँ पे एंट्री कर दें। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास क्या है? अदर हाउस होल्ड, ये नीचे वाला है, अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, 3,65,000, क्या 3,65,700 है ना? जी सर नहीं। अच्छा, इसमें अगर कोई और आपके पास ऐसा एक्सपेंस हो जिसका आपके पास ब्रेकअप मौजूद है, तो वो भी, जैसे टेलीफोन का है, वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का है, मेडिकल का एक्सपेंस हुआ है जिसमें आपके पास हॉस्पिटल के बिल हैं, कोई क्लब है की मेंबरशिप है आपके पास तो वहां से बिल आते हैं, और साल का आपके पास ब्रेकअप मौजूद है, तो बिल्कुल आप उस तरह डाल सकते हैं। कोई अगर आपने ज़कात ये चीजें दी हैं तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक है। अच्छा जी, अगर अभी हम रिकन्सिलेशन पे आए, ये एंट्रियां डालने के बाद, तो वो कह रहा है कि जो 14,57,200 रुपये है ना, ये अभी स्टिल आपका अनरिकनसाइल्ड है, आपका आउटफ्लो पूरा नहीं है। अभी हम इसमें जाते हैं पर्सनल एसेट और लायबिलिटी। इसमें सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि हमने एक प्लॉट लिया है जो 5 लाख रुपए का है, सही है। उस प्लॉट की हमने एंट्री कहाँ करनी है? ये जनाब कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में हमने जाना है। यहाँ पे हमने क्लिक करना है, उसका हमने एड्रेस लिखना है। मैं कहता हूं कि वो प्लॉट नंबर लिखा हुआ ये सिलेक्ट कर लेते हैं। वो प्लॉट नंबर 405 है, स्ट्रीट 20 है, और DHA 2 इस्लामाबाद। ठीक है, और ये क्या चीज है? ये मैं कहता हूं कि ये रेजिडेंशियल प्लॉट है। इसको मैंने ओके कर दिया है। ये लिखा हुआ आगे कि प्लॉट नंबर 405 है, स्ट्रीट 20 है, DHA 2 इस्लामाबाद, और ये रेजिडेंशियल प्लॉट है। इसकी वैल्यू हमने कितनी रखी थी? 5 लाख सर, 5 लाख। ये 5 लाख आपने एसेट जो है उसकी एंट्री यहाँ पे कर देनी है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने दूसरी आगे क्या चीज रखी थी कि आपका एक बैंक अकाउंट है। ठीक है, वो जनाब बैंक अकाउंट जो है उसकी एंट्री आप कहाँ पे करेंगे? वो ये है, ये इन्वेस्टमेंट, ये वाली, कि आपका कोई अकाउंट है, एन्युटी है, बॉन्ड है, सर्टिफिकेट, डिबेंचर, डिपॉजिट, फंड, इंस्ट्रूमेंट, पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी, शेयर, स्टॉक, ये सारी चीजों की एंट्री आपने इसमें करनी है। आप जनाब इसका ये प्लस दबाते हैं, आप उसका आई बैन नंबर लिखते हैं या IBFT नंबर लिखते हैं। मैं कहता हूँ ये उसका अकाउंट नंबर है। ठीक है, नीचे उसकी नरेशन लिखनी है कि ये सेविंग अकाउंट है, और मैं कहता हूँ कि ये ABL अलाइड बैंक की पिशावर रोड ब्रांच रावलपिंडी में है। ठीक है जी, ये एंट्री हम इस तरह करेंगे तो ये एंट्री यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर भी डिस्प्ले हो गया, सेविंग अकाउंट है, ABL अलाइड बैंक लिमिटेड, पिशावर रोड ब्रांच रावलपिंडी। इसमें हमने कितना कहा था कि बैलेंस है? 3 लाख। 50,000। 3,50,000। जी, इसकी हम एंट्री यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद अगली क्या चीज थी? 6 लाख की आपने कोई गाड़ी परचेज की है, तो ये नीचे एक मोटर व्हीकल का है। ठीक है, मोटर व्हीकल में आपने आना है जी। सबसे पहले आपने उसका नंबर लिखना है, तो मैं कहता हूं कि वो ICT इस्लामाबाद का नंबर है, BAB 50205। ठीक है, उसके बाद नीचे आपने क्या लिखना है? उसका प्राइवेट है, कमर्शियल है, मेक, मॉडल, इंजन कैपेसिटी आपने लिखना है। तो आप कह लेते हैं कि सुजुकी मेहरान, बस ये काफी है, इससे आपको सारा उसका अंदाजा हो जाता है। ठीक है, बाकी अगर कोई और नई गाड़ी हो तो उसको बेशक पूरा लिख दें। तो सुजुकी मेहरान जी आपने कितने की ली थी? 6 लाख सर, 600,000।
बिल्कुल 6 लाख की, वो 6 लाख की आप यहाँ पे एंट्री कर देते हैं, कैलकुलेट का बटन दबाते हैं। उसके बाद मैंने कहा है कि कैश, कैश इसमें जरा थोड़ी सी फॉर डिस्टिंक्शन पर्पस इसके अंदर भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं करता। मैं आपको कहता हूँ कि आप यहाँ पे कैश लिख लें एनी अदर एसेट में, ठीक है, और यहाँ पे उसकी एंट्री कर दें। कितना है? 7230। जी सर। यहाँ पे एंट्री आप कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी एंट्री ना करूं तो 0 कर देता हूँ। हम रिकन्सिलेशन पे अगर आए तो ये 7230 का फर्क है, ठीक है। इसमें 7230, अगर यहाँ पे मैं कैश में एंट्री कर दूं 7230, तो ये जो है आपकी रिकन्सिलेशन जो है वो 0 हो जाएगी। तो इस तरह अगर यहाँ पे 0 आ जाए तो आपकी रिटर्न जो होती है वो रेडी फॉर सबमिशन होती है, ठीक है। तो अगर आपने मैनुअली इस तरह की रिकन्सिलेशन बना के इसमें फिगर इनपुट करते हैं तो वो आपका जो है एक्सेल के मुताबिक आ रहे होते हैं, तो ये पहली गो में ही 0 आ जाता है। इस तरह आपकी एक सिंपल इनकम टैक्स रिटर्न अलॉन्ग विद वेल्थ स्टेटमेंट, अगर ये फिगर आपके पास मौजूद हो तो बस ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, इसी तरह आपने बनानी है और फिर आपने इसको सबमिट कर देना। सबमिट कैसे करना है? सबमिट आपने इस तरह करना होता है, सबसे पहले आपने इसको यहाँ से सेव करना होता है। सेव करने के बाद ये एक वेरिफिकेशन है। आप वकील लोग जानते हैं कि वेरिफिकेशन जो होती है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट हो तो उसमें आप उसकी वेरिफिकेशन डालते हैं। ये उसी तरह की वेरिफिकेशन है कि ये जनाब मैं जो है ना डिक्लेयर दैट the best of my knowledge and belief the information given in this return of the statement is correct and complete in accordance with the provision of income tax ordinance। इसको यहाँ पे आपको एक पिन कोड मिलता है जो सबसे पहले आप, ये जो कि रॉन्ग है, मैं देखता हूँ ये मैंने कहाँ से लिया था, मेरे पास है नहीं। अगर यहाँ पे आप वो सही वाला पिन कोड डालें तो वो कहता है वेरीफाई। वेरीफाई करने के बाद आपका यहाँ पे सबमिट का बटन है, तो ये सबमिट आपने करना है, तो वो कहेगा ट्रांजेक्शन विल नॉट बी एडिटेबल आफ्टर सबमिशन, डू यू वांट टू सबमिट। अगर आप यस कर देंगे तो ये रिटर्न आपकी सबमिट हो जाएगी, ठीक है। और इसका अगर आपने प्रिंट लेना हो तो इस पे आप प्रिंट पे बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये नीचे आपको नजर आ रहा है, ये सारा नीचे डाउनलोड होगी, इसको डाउनलोड में जाके देखिए, ठीक है। जी जी, टोटल आपकी रिटर्न का ये प्रोसीजर है। अभी हमारे पास 10 मिनट मजीद है, इसमें अगर आपका कोई सवाल कोई चीज है इसको मैं एड्रेस करता हूँ और फिर आगे देखते हैं। जी, कोई सवाल है किसी? जी सर, इसमें जो मैडम ने पहले सवाल पूछा है यही कि वेल्थ स्टेटमेंट में हमने सिर्फ उतना ही लिखना है कि उतने ही की आपने अब हिसाब किताब देना है जो उस साल में हमने कमाया है, जो उससे जो पहले कमाया का है, है हमारे पास सेविंग में। हाँ वो तो ऑलरेडी आपके पास, जब आप रिटर्न को अगले साल में ओपन करते हैं ना, तो वो आपके पास ओपनिंग बैलेंस में सारी चीजें आ जाती हैं, उसका आपने कोई हिसाब किताब नहीं बनाना, वो उसके अंदर शामिल है। ठीक हो गया। और जो सर हम टैक्सेस पे करते हैं इसमें बिजली की बिल्स वगैरह में जो हम देते हैं या गैस वगैरह में हम टैक्सेस देते हैं वो यहाँ पे एडजस्टेबल नहीं होंगे? क्यों नहीं होगा, एडजस्टेबल हो। वो यहाँ पे हम उनको पूरे साल के जो हम बिजली के बिल में देते हैं हम वो इकट्ठे अगर हमें याद है वो यहाँ पे हम पुट कर दें और वो इसमें जो हमारा टोटल टैक्स आ रही है उसमें वो डिडक्ट हो जाएंगे फिर? ये देखो, ये चीज तो मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, मैं अभी इसको ओपन करके आपको बताता हूँ। नजर आ रही है आपको स्क्रीन? जी आ मैंने रही है। अभी मैंने ना इसको थोड़ा सा सिंपल रखा है, ठीक ठीक है। है ठीक है। ठीक है, ये यानी कि एडजस्टेबल, ये फ्यूचर में हम पढ़ेंगे। सुन, ये एडजस्टेबल टैब है। इसमें ये सारे वो सेक्शन है जो टैक्स कट चुका है। इसमें सिर्फ एक सैलरी का मैंने एडजस्ट किया, हालांकि इसके अंदर अगर आपको पेमेंट ऑफ गुड्स के ऊपर टैक्स कट चुका है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं।
को रेंट कट चुका है, कैश विथड्रॉल के ऊपर है, को बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, गाड़ी आपने रजिस्टर कराई है, ट्रांसफर कराई है, उस पर आपने टैक्स दिया है, उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है अगर आपका कमर्शियल है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, डोमेस्टिक है कर सकते हैं, टेलीफोन बिल, सेल फोन के ऊपर टैक्स कटा हुआ है उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी एक लंबी लिस्ट है, इसमें से जो जो 236H है, 236 डी है, एजुकेशनल 236 आई है, ठीक है। ये सारी की सारी एक लंबी लिस्ट है, सारे के सारे आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने तो अभी उस टॉपिक की ठीक है, तरफ तो नहीं किया। थैंक और यू सर। और कोई सवाल? सर मेरा क्वेश्चन है सर, वो इस हवाले से कि सर अभी हमने जो है ना सिर्फ एक ही हेड, जो हेड ऑफ इनकम सैलरी, सर उसको हमने अभी स्टडी किया है, यहाँ पे पढ़ा है, और उसी का हमने जो है न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया है। तो सर ये जो बाकी हमारे हेड ऑफ जो है इनकम, ये मतलब मर्ज होके होते हैं या ये सबके अलग अलग फिर होंगे? मतलब जैसे कि सर मैं एक पर्सन हूँ, मेरा एनटीएन बना हुआ है, तो मैं सिर्फ सैलरी का अपना अभी यहाँ पे कर रही हूँ, लेकिन सर अगर मैं अपना प्रॉपर्टी का करना चाहूँ तो वो भी मर्ज होके होता है या अलग अलग होगा सब? वो इस तरह है, पहले मैं आपको अलग अलग बताऊंगा, फिर आपको मर्ज करके भी बताऊंगा कि जरूरी नहीं है कि एक आदमी जैसे जिसकी आपने सैलरी रिटर्न आप आज फाइल की है तो इसकी प्रॉपर्टी इनकम भी हो सकती है, इसकी एग्रीकल्चर इनकम भी हो सकती है, इसकी बिजनेस इनकम भी हो सकती है, ठीक है, इसका कोई कैपिटल गेन भी हो सकता है। जब ये सारी चीजें होंगी, जब एक दफा इनको वन बाय वन हम पढ़ेंगे तो फिर हम इनको मर्ज करके भी देखेंगे कि एक आदमी की सैलरी है, उसको साथ प्रॉपर्टी इनकम ऐड हो जाए तो क्या होता है, अगर उसके साथ बिजनेस इनकम ऐड हो जाए तो क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखें। अभी तो हम आसान से आसान से ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, अभी इस तरह है कि अगली जो क्लास है उसमें मैं आपको जो प्रॉपर्टी इनकम है ना, जो आपकी सेकंड टैब है, उसको हम पहले थ्योरेटिकल पार्ट उसका पढ़ेंगे कि नहीं, ये देखिए ना एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी के अंदर आपने एंट्रीज कैसे करनी होती हैं, उसका थ्योरेटिकली क्या चीजें हैं, ये इसको हम देखेंगे, फिर इसकी एक रिटर्न फाइल करेंगे प्रॉपर्टी की, और फिर प्रॉपर्टी और आपकी जो सैलरी है इसको आपको मर्ज करके आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर हम आगे बिजनेस की तरफ फिर राइट। जी सर। सर ये जो हमने ओपनिंग बैलेंस पढ़ा था सर, इससे रेलिवेंट एक क्वेश्चन है सर। हमारा जो ओपनिंग बैलेंस मतलब था लास्ट ईयर का, अगर उसमें से हम कुछ खर्च कर लेते हैं तो सर उसका भी ब्रेकअप लिखना होगा उसमें। सर वो भी अमाउंट तो डेफिनेटली कम हो जाएगा ना अगर हम खर्च करेंगे तो? इसी तरह कर सकते हैं, अगर देखें ना सर वो उस आप, मतलब इस ईयर में ही सर करेंगे, मतलब उसको भी कैलकुलेट इसी साल में ही करेंगे, क्योंकि सर ओपनिंग बैलेंस है उसमें से हमने खर्च किया। वो भी आपको अभी बता देता हूँ, 3-4 मिनट है अभी मुझे मैं कहता हूँ कि आपने ना ये फंक्शन और गैदरिंग नजर आ रहा है आपको, नजर आ रहा जी सर नजर आ रहा है, जी जी है। सर। इसमें मैं कहता हूँ कि उस बंदे ने अपनी जनाब बेटी की शादी की है और उस पे उसने 15 लाख रुपया लगा दिया है, वलीमे पे बारात पे जो भी सिलसिला था, ठीक है, ये 15 लाख रुपया उसने लिख दिया। ये 15 लाख मैं कहता हूँ उसने, अगर हम इसकी रिकंसिलेशन में जाएं तो ये 15 लाख का फर्क नजर आ रहा है आपको? जी सर बिल्कुल नजर आ रहा है। ये मैं कहता हूँ ये कहाँ से उसने लिया, मैं कहता हूँ कि ये जो पहले उसके पास 23,12,000 पड़ा हुआ है ना, इसमें से उसने 15,000 ले लिया है, 15 लाख ले लिया, तो पीछे कितना रह जाएगा? 8,12,100, इतना ही रह जी जाएगा, सर बिल्कुल ऐसा ही। आठ जी लाख जी बारह हजार एक सौ रुपये ठीक है, रह गया। और 15 लाख उसने बच्चे की या बच्ची की शादी के लिए निकाल लिए हैं। अगर आप अभी रिकंसिलेशन में जाएं तो जीरो हो गई, जीरो हो गई है ना। सही, ठीक सर। ये जी जी तरीका सर। होता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी फंड मौजूद होते हैं तो उनमें से भी आप एक्सपेंस आउट कर सकते हैं। अगर इस साल की आपकी इनकम कम है तो आप ये वाला काम भी कर सकते हैं, ठीक है। जी सर ठीक सही। जी कोई और सवाल किसी को?